नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। और वो जो प्रश्न है वो है लोकसभा पर विस्तृत निबंध लिखें। ये आज का हमारा प्रश्न है। तो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। तो यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनमें लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है। देखो, हमारे देश के जो राष्ट्रहित में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। संसद क्या है? एक प्रकार का भवन है, ठीक है, जिसे हम संसद भवन भी कहते हैं। और इसमें 2 हाउसेस होती हैं। एक होता है आपका लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस, ठीक है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जो आपका होता है वो निचला सदन होता है, यानी इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शक्तियाँ और महत्व बहुत अधिक है। भले ही इसको लोअर हाउस कहते हैं लेकिन इसकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि जनता द्वारा ही चुनकर सभी लोकसभा के मेंबर्स को भेजा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण मंच है जहाँ देश के जितने भी कानून होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं और नीतियाँ होती हैं वो बनती हैं, ठीक है। लोकसभा का गठन कैसे हुआ? देखो, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 और 81 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं तथा पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता था। लेकिन 104वें संशोधन 2020 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, उसके आधार पर होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वो मतदान कर सकता है, यानी वो वोट डाल सकता है। चुनाव एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, जिसको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहते हैं, उस पर आधारित होता है। चुनाव की प्रक्रिया जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भी भारतीय निर्वाचन आयोग। चुनाव गुप्त मतदान, जिसको सीक्रेट बैलेट भी कहते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है, यानी कोई भी आपके वोट को नहीं देख सकता कि आपने किस पार्टी को या किस व्यक्ति को वोट दिया है, ठीक है। ये आपका पूरा तरीके से गुप्त होता है, ठीक है। चौथा आपका लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। अब लोकसभा के सदस्य बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 25 वर्ष है। वह किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर ना हो, यानी यदि जब भी वो लोकसभा का सदस्य बन रहा है तो कोई अन्य व्यवसाय जो है वो नहीं कर रहा हो जिससे उसको लाभ की प्राप्ति हो, ठीक है, तभी आप लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं। वह दिवालिया या मानसिक रूप से अयोग्य घोषित ना किया गया हो, ठीक है, यानी यदि उसने किसी का पैसा वगैरह लेके नहीं भागा है या वह मानसिक रूप से ठीक है, तभी वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करते हो। और भी कुछ योग्यताएं, यदि उन सभी योग्यताओं को ये पूरा करते हैं तो आप लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हैं। लोकसभा का कार्यकाल।
यानी कितने समय तक आप लोकसभा का सदस्य बने रह सकते हैं। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी 5 साल तक आप लोकसभा के मेंबर रह सकते हैं। उसके बाद दोबारा चुनाव होगा, यदि आप जीते तो आप फिर से लोकसभा के मेंबर होंगे। कार्यकाल समाप्त होने पर पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा देता है पूरे देश में, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1-1 वर्ष बढ़ा दिया जा सकता है, यानी 5 से 6 वर्ष किया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीनों के भीतर ही चुनाव कराना आवश्यक होता है। लोकसभा के पदाधिकारी, अब लोकसभा में कौन कौन से मेंबर होते हैं? सबसे पहले तो अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं। सबसे पहले तो स्पीकर, ये पूरे लोकसभा का मेन अधिकारी होता है। ठीक है, लोकसभा जो है, लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। इसका चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं। अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन के अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, बिना स्पीकर की आज्ञा से आप नहीं बोल सकते। सदन के नियम क्या क्या उसकी व्याख्या करना, उसको बताना कि ये नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करना। ठीक है, ये सारे लोकसभा के स्पीकर का काम होता है। अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्ष होती है, यानी न्यूट्रल होता है। हालांकि आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई जो स्पीकर है वो न्यूट्रल हो। ठीक, यदि आप लोकसभा का भाषण देखते हैं, लोकसभा का कभी भाषण सुनेंगे, एक दूसरे से वाद विवाद सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल है या नहीं। ठीक है, दूसरा आपका उपाध्यक्ष, जिसको डेप्टी स्पीकर भी कहते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यदि किसी कार्यवश जो स्पीकर है वो सदन में नहीं पहुंच पाते, तो के बदले जो आपका डिप्टी स्पीकर है, जिन्हें उपाध्यक्ष भी कहा जाता है, वो सदन की कार्यभार को संभालेंगे। लोकसभा की शक्तियां और कार्य, लोकसभा की क्या क्या शक्तियां? सबसे पहले तो विधायी शक्तियां। ठीक है, इसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं। लोकसभा का मुख्य कार्य जो है वो कानून बनाना है। ठीक है, संसद में कोई भी विधेयक पहले लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह कानून बन जाता है। ठीक है, दूसरा वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय मामलों में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। वित्तीय मामले कौन से मामले होते हैं? यानी पैसे से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं वो वित्तीय मामलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वित्तीय मामले यानी पैसों से रिलेटेड मामले को देखने के लिए लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिन में बिल वापस नहीं करती है तो स्वतः ही जो आपका मनी बिल है वो पारित हो जाएगा। वार्षिक बजट भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत का बजट बना था, तो वो भी जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी लोकसभा सरकार को उत्तरदायी बनाती है। इसके लिए कई संसदीय उपकरण हैं, जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, चौथा आपका निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, इलेक्टोरल पावर। लोकसभा में सदस्य निम्नलिखित चुनाव में भाग लेते हैं। पहला तो आपका राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव। संविधान संशोधन की शक्ति, एमेंडमेंट पावर। संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। कुछ संशोधन के लिए राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यदि वो संशोधन राज्यों के लिए ज़्यादा मैटर करता है, संशोधन राज्य के मामलों से ज़्यादा रिलेटेड है, तो राज्यसभा की भी स्वीकृति उसमें होनी चाहिए। लोकसभा का महत्व क्या हो जाता है? लोकसभा भारतीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जनता की इच्छा क्या है उसी के अनुसार कानून बनाती है और बिल पास करती है, जिसके तहत जो है विकास का कार्य संभव हो पाता है। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वित्तीय मामलों में इसकी प्रधानता होती है। यह सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा और आलोचना करती है। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
लोकसभा की सीमाएं क्या है? हालांकि लोकसभा शक्तिशाली है, फिर भी कुछ सीमाएं हैं इसकी, यानी कुछ हद है लोकसभा की भी। कई मामलों में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। यानी जैसा कि इससे पहले ही हमने पढ़ा कि यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए। यदि राज्यसभा मना कर देता है तो कानून आपका पारित नहीं होगा, वो संशोधन आपका नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। यानी लोकसभा यदि कोई कानून बनाता है, राष्ट्रपति उसे असहमति व्यक्त करते हैं तो आपको उस पर संशोधन करके आपको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध कानूनों को निरस्त कर सकती है। यदि न्यायपालिका देखती है कि कोई कानून जो है संविधान के विरुद्ध जा रही है या इसमें संविधान का जो है पालन नहीं किया जा रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को समाप्त कर सकती है। निष्कर्ष को देखें तो लोकसभा जो है भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है। लोकसभा के माध्यम से जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचती है और देश के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए लोकसभा न केवल कानून निर्माण की संस्था है बल्कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की भी आत्मा है। तो ये था आज का हमारा पूरा प्रश्न, जिसमें हमने लोकसभा की विशेषताओं को जाना। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस प्रश्न में हमने लोकसभा के विशेषताओं को जाना। तो यदि आपको सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।